एक हम देख रहे हैं जो आपका वर्कर है, 4 अक्टूबर को उसने जो बात आपने भी की थी मेरा ख्याल है, 4 अक्टूबर को आपको वर्कर्स ने अपने आप को ये महसूस किया है कि हम लोग हैं, हमें लाया गया, लाने के बाद हमें इस्लामाबाद में छोड़ दिया गया और जो हमारी लीडरशिप थी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ट्विटर पे बैठ के हमें तो वो भड़का रही थी कि आप जाएं, लड़ जाएं, मर जाएं, यहाँ रजिस्ट करें। खुद वो घरों पे बैठे हुए थे, ना कोई एमएनए से, ना सेनेटर से, ना लीडर थे, ना चेयरमैन थे। तो वो तो अपने आप को समझ रहे हैं कि लीडरशिप ले आती है और फिर उनको लड़ने मरने के लिए छोड़ के खुद भाग जाती है। तो इसको कैसे देखते हैं? वो वर्कर आप पे क्यों ट्रस्ट करे? लीडर तो साथ खड़े नहीं होते, कोई बंदे नजर नहीं आया 4 अक्टूबर को साथ, वो क्यों दोबारा आप लोगों के साथ आएगा? बंदे तो 70-80 हजार आए थे और ये इसका क्रेडिट अली अमीन खान को जाता है। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है और वर्कर का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर अली अमीन खान को मसले मसाइल पेश आ गए थे तो बकाया लीडरशिप का फर्ज था कि वो आगे आते और झंडा थाम लेते। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वर्कर और लीडरशिप के माबेन थोड़ा सा एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है। आज ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है ये पार्टी में सर, कि एक तरफ या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस लगे हैं तो उस पर आपकी पार्टी का कोई यकसु मौक़िफ़ नहीं आ रहा, कि एक तरफ एक्सेप्ट भी किया गया है उनको, अच्छी बात है कि उनको कबूल किया गया है कि ठीक है जी चीफ जस्टिस हैं, दूसरी तरफ वो पार्लियामानी कमेटी में भी बैठ गए हैं सर। हामिद खान साहब कह रहे हैं जी हम जाके चैलेंज भी करेंगे, सड़कों पर भी जाएंगे, सलमान अकरम राज साहब भी कह रहे हैं जी हम भी पटिशन डालेंगे। तो आप उनको मानते भी हैं और उन तरामीम जिनके जरिए वो बने हैं चीफ जस्टिस उनको भी नहीं मानते, पेश भी होंगे, सड़कों पर लड़ाई भी करेंगे। तो ये आप समझते नहीं कि इससे आपकी पार्टी का वर्कर जो है वो भी कंफ्यूज होगा कि आप किस साइड पे खड़े हैं? गुजारिश ये है कि या अफरीदी साहब जो है वो एक बैलेंस्ड जज के तौर पे जाने जाते हैं। उनके तमाम जो माजी में फैसले हैं, कहीं पर तासुब का इल्जाम इन पे नहीं लगा, कहीं पार्टीसन किरदार का, किसी पार्टी के ना फेवरेट थे ना किसी कोई पार्टी इनकी फेवरेट रही है। फैसले इनके हमेशा इम्पार्शल रहे हैं। लिहाजा जब इनका नाम सामने आया तो खदशात हमें ये भी पैदा हो गए कि कहीं ये अगर ये इनकार कर दें तो इसके बाद जो है हालात हमारे लिए मजीद खराब होते। और इनके साथ कोई जाती अदावत पीटीआई की नहीं है। एक असूली मौक़िफ़ था कि आईनी तरमीम में पीएमएलएन वाले जो हैं और इनके हमराही ये जान छुड़ाना चाहते थे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह किसी तौर चीफ जस्टिस न बने, जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये जो तरीका था वारदात का वो गलत था। अब कुरैफाल जस्टिस या अफरीदी साहब के नाम निकल गया तो लिहाजा हमें ये पीटीआई को कोई शौक नहीं है कि मुफ्त में जज साहबान को मिलाइन करें, बिला वजह जो है किसी की तस्दीक करें। एहतराम है अब वो उसने खुद कमाया है, तो लिहाजा अदालतों में जाना एक असूली मौक़िफ़ है। शायद इन तमाम तरामीम पे या अफरीदी साहब दिल में खुद भी खुश ना हो, लेकिन हालात और वाक़यात ने उनको इस मकाम पे बिठा दिया है। ये वजह भी हो सकती है, आपकी बात बड़ी अच्छी आपने बात की है, फेयर इनफ, कि आपकी पार्टी ने कोई माजी से सबक सीखा है कि उस वक्त आपको याद होगा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उस वक्त जनरल फैज़ हमीद को हटाने पे उन्होंने उस वक्त भी रोला डाला फटा हुआ जिसका। फिर हमने देखा जब जनाब मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट होने लगी तो खान साहब एक बहुत बड़ा जुलूस लेके पिंडी आ गए थे कि हम नहीं होने देंगे। काजी फैज़ ईसा साहब लगने लगे तो उस वक्त भी उन्होंने कन्फ्रंटेशन की। सो इन 3 बड़े वाक़यात के बाद आपको थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल की है कि हर दफ़ा एक नया DGIS लगा है, उस पर भी हमने देखा कि आपकी पार्टी ने कहा जनाब ये इदारों का मसला, गौर साहब ने बड़ी अच्छी बात मैं सुन रहा था। फिर अभी इन चीफ जस्टिस पे भी कह रहे हैं कि हमें कोई मसला है। तो आप लोग माजी से कोई सबक सीख रहे हैं कि हमें इदारों के सरबराहों के साथ हमें कन्फ्रंटेशन नहीं लेनी और हमने एक बैलेंस रिलेशनशिप रखनी है? आसरा साहब ये जो 3 बातें आपने की है ना सर, इसकी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं जी। ISI का DG जो होता है वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे लगाया जाता है और हटाया जाता है जी। तो ये उनका इस्तेकाक था कि वो किसी भी DGISI के तकर्रुरी या उसको हटाए जाने पे कोई अपना मौक़िफ़ देता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। जहां तक आर्मी चीफ की तकर्रुरी पे जुलूस लाने की आपने बात की है, ये अभी तक आर्मी चीफ को शायद ये गुमान कराया गया है कि ये जुलूस उनके खिलाफ लाया जा रहा था।
कोई शवाहिद हैं इसके? और आपको शायद ये इल्म होगा या नहीं, लेकिन बाजवा साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनकी आखिर हद तक ये कोशिश थी कि किसी तौर प्रेसिडेंट जो है वो समरी जो है किसी वजह से वापस कर दें, बिलखसूस रिटायरमेंट का उज़र लगा दें। तो आरिफ अलवी से ये काम कराना खान के लिए इतना मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि वो बड़े क्रूशल डेज थे। तो खान साहब अगर बुरा करते तो उस वक्त कर लेते, ये भी सही नहीं है। और तीसरी बात जो आपने की है कि हमने काजी फाइज ईसा जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, वो रेफरेंस जो था बाजवा साहब का था, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप एक तरफ तो कहते हैं कि DGISI को लगाना ना लगाना हटाना प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, बड़ी अच्छी बात है, फेयर एनफ। यहाँ पे आप कहते हैं कि आर्मी चीफ जो खान साहब के नीचे थे, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो रेफरेंस उन्होंने भिजवाया, बाजवा साहब के आके मजबूर हो गए, आर्मी चीफ के आके मजबूर हो गए, वज़ीर आज़म रेफरेंस भेज दिया। वहाँ पर उनका राइट था, तो यहाँ पर भी कह देते मैं नहीं करता भाई। वहाँ बाजवा साहब के आगे डट गए थे, अगर 2021 में तो उस वक्त भी डट जाते, मैं रेफरेंस नहीं भेजता भाई। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कोई एक दूसरे के खिलाफ लग रही हैं भाईजान। नहीं, मेरी बात गुजारिश ये है कि हमारी सोच हालात और वाक़यात और सतही शायद होती है, क्योंकि जब ये रेफरेंस आया था तो हमने खुद भी इस रेफरेंस के खिलाफ बात की थी जी। और जब फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो मैं PTI के सर्कल में, स्पेसिस में, सोशल मीडिया पे ये वकालत करता था कि मजबूत जज जुडिशरी को मिल गया है। आज मैं नादिम हूं कि काश में हम उस रेफरेंस की हिमायत करते, क्योंकि ये रेफरेंस जो था, रेफरेंस की हिमायत तो की थी भाईजान, वो तो आया था, वो तो आया उसके अंदर आया था, वो डिस्कस हुआ था सारा। लीगल कम्युनिटी खड़ी हो गई थी फाइज ईसा के साथ, और वो जो रेफरेंस था बेसिकली उस वक्त उनका कॉन्फ्लिक्ट था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और क्योंकि इनके बारे में ये बात वसूख से कही जाती है कि वो मियां नवाज शरीफ के जाती दोस्त हैं। अच्छा, ऐसे है कि हमारा आज हम तो कोशिश कर रहे थे आपको 10-5 पे लेने की, 25 मिनट करना था आपको, फिर हम जहमत देंगे कल परसों आप दोबारा टाइम दीजिएगा। आपसे बड़ी लंबी बातें करने वाली हैं, तो थोड़ा सा आज हमें, मेरा ख्याल है इसको सेगमेंट को यहीं पे ब्रेक का वक्त। ठीक है, जब आप कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो पे आऊंगा। जी, इधर स्टूडियो में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया ब्रदर, वेरी काइंड, शुक्रिया मरवत साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी दूसरी स्टोरी इसी हवाले से है जिस पर हमने कल भी मुर्तज़ा से बात की थी फ्रॉम लंदन, आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कल काजी फाइज ईसा का जो डिनर था उसके बाहर PTI के कुछ लोगों ने एहतजाज किया, फिर बाद में खबरें आने लगी कि गाड़ी पर भी हमला किया गया है, और फिर कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है उन्होंने भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया है या करवाने जा रहे हैं। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम सलाम। जी मुर्तज़ा, ज़रा बताइएगा, कल हम आपसे बात कर रहे थे और उसी वक्त जो है वो हंगामा आराई जारी थी, हम सुन सकते थे, आप भी कह रहे थे कि मुझे वीडियो बनानी है, और बताइएगा क्या हुआ उसके बाद, और अब ये क्या मुकदमे की भी बातें आ रही हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे? जब हमारी बात हो रही थी वो हंगामे का पहला हिस्सा था। वो जो एक बैरिस्टर साहब आए थे वो आर्ग्यू कर रहे थे PTI के प्रोटेस्टर्स से, और अब ये वो वाला झगड़ा था। लेकिन उसके बाद जो मेन इवेंट था PTI का वो तकरीबन 7-7:30 बजे खत्म हो गया, और उसके 3.5 घंटे के बाद जब रात को तकरीबन 10:30 बजे काजी फाइज ईसा जब मिडिल टेंपल से बाहर आने लगे